हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैंने 2021 के लिए हम बताया था कि आईटीजी के लिए क्लास स्टार्ट क्रैश कोर्स है जो 1 शॉर्ट वीडियो चल रहा है। मतलब एक ही वीडियो में पूरा आपको लेसन समाप्त हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरह से आईटी के लिए। तो आप लोग चैनल बने रहें और आप हमें हर जगह फॉलो कीजिए। नवीन फिजिक्स सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे आज एसएचएम और इसके अगले क्लास हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। और जो बच्चा ग्रेविटेशन का क्लास नहीं देखा है वो जाके ग्रेविटेशन पढ़ लेगा, ठीक है। जितना हम पढ़ाएंगे उससे 12 क्वेश्चन नहीं पूछेगा और क्वेश्चन बैंक का भी क्लास हम चलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख के ढाल दीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखकर सभी बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखकर सभी बच्चे डैश देंगे। और प्लीज़ शेयर, हम आपको आईटी के लिए पढ़ा रहे हैं इससे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई थोड़ा सा। तो एसएचएम सभी लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखकर डैश दीजिए, ठीक है। ओनली फॉर आईआईटी के लिए हो रहा है, आईआईटी जेई नीट के लिए हो रहा है, ठीक ना। जो 2021 में एग्जाम देंगे, जो 2000 जुलाई में होने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो लोग सिर्फ सही से पढ़िए, क्वेश्चन भारी नहीं पूछेगा, ठीक ना। हम जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप लोग सिर्फ सही से जितना हम पढ़ाएं उसे फॉलो कीजिए और बनाइए, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले इसमें जितने टॉपिक हैं हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसमें पहला पढ़ना है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। पीरियोडिक मोशन हम लोग एसएचएम पढ़ने से पहले पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन सभी लोग लिख कर डैश दीजिए, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन के बारे में हम समझेंगे, तो पीरियोडिक मोशन लिख के डैश दीजिए तो समझेगा पीरियोडिक मोशन है क्या भाई। कोई भी बॉडी है ना, जब कोई मोशन होता है किसी कोई भी बॉडी एक रिपीट्स होता है, मतलब रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल के दौरान। कोई भी बॉडी है जो रिपीट करता है कोई रेगुलर इंटरवल के दौरान, ठीक है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के दौरान वह मोशन करता है, बार बार रिपीट करता है। जिस तरह से हम आपको एग्जांपल समझाता है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जिस तरह से एक घड़ी है, एक क्या है घड़ी है एक घड़ी है भाई, ये क्या हो रहा है रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित समय के अनुसार यह वापस जा रहा है फिर वापस आ रहा है एक निश्चित समय। मान लो कि ठीक है, इस ऊपर से होता है ना जी, ठीक है, यहां से यहां गया, यहां से यहां 15 मिनट एक रेगुलर इंटरवल के दौरान गया। और एक ये नहीं समझ में आया तो आप एक देखे होंगे कई कई घर में लगा होगा एक बड़ा वाला जो घड़ी रहता है, जब 1 आवर पूरा होता है, ठीक ना, तो जो बड़ा वाला घंटी रहता है रेगुलर इंटरवल के दौरान इधर जाएगा फिर बीच में आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा इधर आएगा इधर आएगा। एक रेगुलर इंटरवल के दौरान वो आपस में इधर उधर होते रहता है। तो हम उसे क्या कहेंगे पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। अब पीरियोडिक मोशन के बारे में समझ में आ गया होगा भाई। एक स्प्रिंग के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। एक एग्जांपल स्प्रिंग लो, यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, इस स्प्रिंग को हम दबाएं, ठीक है, इधर की ओर हम कंप्रेस किए, ठीक है, तो जितना आएगा उतना ही उधर जाएगा एक रेगुलर इंटरवल के दौरान। मतलब जितना सटाएं ठेले उतना ही क्या हुआ पीछे फेंकेगा। तो बार बार इस तरह से एक रिपीट होगा एक रेगुलर इंटरवल के दौरान, तो उसे हम क्या कहेंगे पीरियोडिक मोशन। तो आप लोग थोड़ा सा पीरियोडिक मोशन के बारे में लिख लीजिए, ठीक ना। दिख रहा है सबको भाई?
सभी को दिख रहा है पीरियोडिक मोशन। लिखो, when a body repeats, when a body दिख रहा है जी सबको, repeats its motion क्या, एक रेगुलर इंटरवल के दौरान वह मोशन करता है। व्हेन ए बॉडी रिपीट्स, बोले ना, इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के दौरान क्या करता है, वह रिपीट करता है। रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए वो वाला, ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे। क्या आपको बात समझ में आया? एक यहाँ पर इस तरह से समझ में आया। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के दौरान वह क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो अगर आपको पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया होगा तो इसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज आप इसे नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और प्लीज भाई शेयर कीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी भाई देख रहे हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो। हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। एसएचएम, एसएचएम क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो भी भाई देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, छोटे देख रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिएगा भाई। सेकेंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, जो पर लिखा हुआ है यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, और ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझिए एसएचएम है क्या। भाई एसएचएम एक प्रकार का स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है। एसएचएम क्या है? यह एक प्रकार का स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है जो जिसमें इसमें एक्सेलरेशन होता है। यह मीन पोजीशन, हमेशा यह मीन पोजीशन की ओर होता है, अर्थात मीन एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो एसएचएम है पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसी की ओर होगा। तो यह एक प्रकार का स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है। यह पीरियोडिक मोशन है, ठीक ना, लेकिन यह एक प्रकार का स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है, और यह इसका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन के, और उसी की ओर होता है। तो थोड़ा हम लिख लीजिए इसे। एसएचएम क्या है तो लिखो, या एक प्रकार का यह एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है। एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है जिसमें जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन
क्योर हमेशा होता है। अर्थात क्या हम बताएं, अर्थात वह पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता। नीचे तो आपको दिखेगा नहीं, हम ऊपर बता देंगे। तो आप इसे सबसे पहले नोट कीजिए कि एसएचएम है क्या। एसएचएम क्या है, यह एक प्रकार का स्पेशल टाइप का पीरियडिक मोशन है, यह एक स्पेशल टाइप का पीरियडिक मोशन है, ठीक है। पीरियडिक मोशन ये भी है लेकिन यह स्पेशल टाइप का है। इसमें एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है, और वह अर्थात ऐसा कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन है जो पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्सेलरेशन है जो, ये जो एक्सेलरेशन है मीन पोजीशन के क्या है, मीन पोजीशन के क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। आप इस नोट कीजिए भाई, दिख रहा है सभी को, ठीक, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल दिखाते हैं, हम शो करते हैं किस तरह से प्रोपोर्शनल है, तो हम शो करते हैं। तो भाई जो भी देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी देख सकें, दूसरे भाई भी देख सकें। इसी के अंडर में हम और आगे बताते हैं। जेईई मेन 2021 के लिए हो रहा भाई, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर। चलो क्या, अच्छा एक बात बताइए, क्या हम बोले कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होते हैं पोजीशन के, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होते हैं पोजीशन के, यही ना बोले। तो भाई ये कैसे आएगा, ये कैसे प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे तो नहीं लिख देना है कि हाँ बोल दिए तो प्रोपोर्शनल हो गया। इससे हम प्रूव करेंगे कैसे ही हुआ, ठीक है, तब हम मानेंगे। तो आप एक बात बताइए आप लोग, फोर्स के बारे में आप जानते हैं, फोर्स दैट मीन्स फोर्स प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स। अब प्रोपोर्शनल से अगर हम इक्वल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं भाई, हर जगह की बात यही है। अगर हम प्रोपोर्शनल से अगर हम कांस्टेंट में अगर हम बदलते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट के लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट हम एक ले लिए एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स। क्या प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए कोई कांस्टेंट लेते हैं जिसका नाम है के। समझ में आएगा, इतना बात समझ में आएगा। अब फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है भाई मास गुने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एक्स। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास गुने एक्सेलरेशन, अरे भाई लिख सकते हैं हाँ या ना बोलो। तो फोर्स इज इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एक्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर के ना भाई, यहाँ पर के। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको इतना समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के बटा एम इंटू एक्स। ये देखिए आपको दिख रहा है, देखो दिख रहा है भाई, देखो दिख रहा है। और हाँ थोड़ा सा यहाँ छूट गया माइनस, क्यों माइनस हुआ, माइनस के, ठीक ना। तो मास गुना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ऑफ ए इज इक्वल टू के, एम इधर चले जाएगा तो माइनस ऑफ के बटा एम। और हम जानते हैं कि इतना को हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, के बटा एम को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। ये देखिए थोड़ा सा उसमें छूट गया था वहां पे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो भाई एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है क्या पोजीशन को, मीन पोजीशन इसी को कहते हैं। क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है पोजीशन के, अगर है तो अच्छी बात है, दिख रहा है भाई है, चलो। और एक बात दैट मीन्स
यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, माइनस ये जो k बटा m है, k बटा m को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भाई इसको अगर इधर कर लेते हैं तो k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखिए। k जो है k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर याद रखिएगा। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आपको समझ में आया एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन होता है पोजीशन के। तो क्या हम डायरेक्ट मान लिए कि फोर्स पर क्वेश्चन हो गया है x के, फोर्स को लिख सकते हैं कि मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन हुआ ना। तो अगर मास को इधर ले दिए तो a इक्वल माइनस k बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो गया। और याद करने के लिए फार्मूला को याद रखिएगा, k बटा m को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो k को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर। आप इसे इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आया है तो कमेंट में हाँ बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो ना बताइए, हम वेट्स बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लीज राइट, आगे बढ़ते हैं। इसका इक्वेशन जानेंगे, इसका इक्वेशन कैसा होता है, क्या होता है, बहुत सारा पढ़ना है आईआईटी के लिए, तो आप लोग प्लीज इसे नोट करें। आगे बढ़ते हैं, जल्द से नोट करोगे। और बहुत जो लड़का सोच रहा होगा कि ये निगेटिव क्यों नहीं है, उसको थोड़ा सा समझो। ये जो निगेटिव है, निगेटिव शो कर रहा है कि यह मीन पोजीशन की ओर है, टुवर्ड्स टू मीन पोजीशन। ये जो निगेटिव है जो शो कर रहा है कि वह मीन पोजीशन की ओर है, टुवर्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। तो निगेटिव शो यहां पर लिख देते हैं, निगेटिव शो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, निगेटिव शो टुवर्ड्स द मीन। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब आपको नहीं याद होगा तो हम लिखते रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया तो आप इसे नोट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम है क्या, आप इसे जल्द से नोट कीजिए। हो गया, अगर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बारे में पढ़ते हैं। जल्द से इसे आप नोट कीजिए, आराम से रोक कर वीडियो को लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग ऊपर में इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख कर डाल दीजिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, आप लोग सही से पढ़िए, समझ में आएगा, ठीक है। हम भी एक आप ही ऐसा स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम का इक्वेशन निकालना है। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ, एक क्या है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। और इसमें जानेंगे कि इसमें a क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, फाई क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो भाई थोड़ा सा जान लीजिए, जो इतना दूर है ना ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ ऑसिलेशन, फेज ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये जो फाइव है, फाइव को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट, ठीक है। इस फाइव को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट या इपोच, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जल्द से आप इसे नोट कीजिए। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? एम्पलीट्यूड, फेज ऑफ ऑसिलेशन, इस पूरे को हम फेज ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। और ये तो फ्रीक्वेंसी है, जानता ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में हम भी जान लेंगे। और इसको हम फेज कांस्टेंट इपोच या इनिशियल फेज भी बोलते हैं, या इनिशियल फेज भी हम
फाइव को हम इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट या इपोच भी बोलते हैं। तो आप इसे जल्द से नोट कीजिए। हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी इसे नोट कीजिए, ये जो है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, जैसे इसे नोट कीजिए। उसके बाद टाइम पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछेंगे, इसी का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फार्मूला होता है ओमेगा बटा 2, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि 2 पाई। क्या आपको समझ आया? क्या आपके पास समझ में आया भाई? और समझ में आया तो आप इसे नोट कीजिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बटा 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे 2 पाई हो फ्रीक्वेंसी। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो आगे हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ ही लेते हैं। टाइम पीरियड आप चिंता ना करें, इसी वीडियो में हम पूरा पढ़ा देंगे, ए टू जेड जितना पढ़ना है हमको एसएचएम में हम पूरा पढ़ा देंगे, आप लोग सब सही से पढ़िए, ठीक है। एसएचएम टाइम पीरियड इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई बटा ओमेगा। क्या आपको बात कुछ पता है? टाइम पीरियड इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई बटा ओमेगा। और कहीं आप पढ़े हैं जी ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, हम पढ़ा रहे थे फोर्स इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स के बाई एम। समझ आ रहा है? कुछ याद आया? नहीं बुझाता है तो के इक्वल टू हम बताए थे जी एम ओमेगा स्क्वायर, फार्मूला याद रखना। क्या हम बोले थे? तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बटा एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बटा एम का स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। क्या हम बोले थे? ये ओमेगा का वैल्यू यहां पर आके पुट कर दीजिए। देखो दिमाग को खोल कर रखना होगा, ठीक ना। हम पढ़ाएंगे यार, कुछ भारी नहीं है। देखो हम जाते हैं टाइम पीरियड इक्वल फार्मूला होता है 2 पाई बटा ओमेगा, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर हम फार्मूला बताए हैं। तो k बटा m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बटा m। ओमेगा का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू यहां पर अगर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटा ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ k बटा m। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k बटा m क्या हो जाएगा 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m बटा k। देखो क्या आपको दिख रहा है? कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे पूछें। ये क्या है, के है, क्या हो जाएगा, ये नीचे है ना, जी तो नीचे है, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m बटा k, ठीक है। 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m बटा k। फिर से समझाते हैं, टाइम पीरियड इक्वल फार्मूला होता है 2 पाई बटा ओमेगा, ठीक है। हम जानते हैं k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m। ओमेगा का वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं तो क्या क्या है, k ऊपर है, m नीचे है, तो जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, तो क्या चल जाएगा ऊपर, 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m बटा k। अगर इतना बस अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी का जो इक्वेशन है उसके बारे में, एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसे जल्द से नोट कीजिए, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट क्या हम बोले, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दूसरा वेलोसिटी।
क्या आपको दिख रहा है भाई? हम इंक भर लेते हैं, वो समझा भी देते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट नोट की, तो हम इंक भर लेते हैं। दिख रहा चाहिए। देखा, चलो समझते हैं। इंक भरा गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, पूछता नहीं है लेकिन पूछ देगा। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ऑफ फाई। वेलोसिटी, इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? dx बटा dt। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ना g dx बटा dt। बस इसी को आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो a वाला आ जाएगा। sin का डिफरेंशिएट करते हैं तो cos आएगा, तो बस वही ना है। आगे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस। और अगर बात v मैक्सिमम a मैक्सिमम की बात हो तो क्या होगा? यहीं पर हम लिख देते हैं, ठीक है। v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a ओमेगा एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है? देखिए a ओमेगा स्क्वायर, क्या आपको दिख रहा है भाई? यहाँ पर ओमेगा छोटी होगा, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस ऑफ 5 v मैक्सिमम a ओमेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin। माइनस क्यों हो जाएगा पता है जी? जो मीन पोजीशन की ओर दिखा रहा है, मतलब टुवर्ड द मीन पोजीशन, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस ऑफ 5। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a ओमेगा v मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ही पूछेगा, ठीक ना, एक्सेलरेशन मैक्सिमम a नहीं पूछेगा इतना, आपको v मैक्सिमम a मैक्सिमम देकर क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट a फॉर्मूला लगा दीजिए, v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा, a मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर। और आगे आपको हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो अगर आपको मीन पोजीशन पता हो ना तो आपको स्पीड पता चल जाएगा। उस फॉर्मूला का आपको बहुत जरूरी है, तो आप उस फॉर्मूला को याद रखें। क्या? इस फॉर्मूला, अगर पोजीशन पता हो तो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी, तो स्पीड आसानी से पता चल, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। पोजीशन, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। ये क्या है? स्पीड। यही हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में यही निकालना रहेगा। अगर आपको पोजीशन दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक ना, तो आप इस फॉर्मूला क्या रखें? v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो भाई अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप रिजल्ट नोट कीजिए, फर्स्ट नोट कीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट? ना दूरी, जितना दूरी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखिए, अच्छा लगे। क्या है? ठीक है, जैसे आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
फास्ट नोट करो भाई। चलो समझ में आ गया भाई। आगे हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हम कैसे पता करेंगे कि वह एसएचएम है? एसएचएम का एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ऑफ एसएचएम भाई साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का सिंगल फॉर्म हो तो स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑफ एसएचएम। ठीक, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी अगर कहीं क्वेश्चन में देखे सिंगल फॉर्म में तो आप हम समझेंगे कि वह स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। आप रिजल्ट से नोट कीजिए भाई, ये दो याद रखिए, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आगे हम बढ़ते हैं। चलो आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी कॉन्सेप्ट इन एसएचएम। हम हर जगह भाई ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोसिटी में आप हर जगह यूज करते थे जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब पढ़ते थे। तो अब इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। सुनो कीजिए एनर्जी कॉन्सेप्ट इन एसएचएम। सब एनर्जी वाला है, क्वेश्चन पूछ देगा, पूछता नहीं है लेकिन पूछ देगा क्वेश्चन। तो इस बार एसएचएम से बहुत आसान आया था, जानता है जो अभी पढ़ा है ना कि कैसे हम पहचानेंगे कि एसएचएम है। इसी क्वेश्चन से जेईई मेन में पूछा था 2021 में, जनवरी अटैम्प्ट में लगता है, मार्च में लगता है, ठीक है। तब तो याद रखिएगा एनर्जी कॉन्सेप्ट चलो। तो पहला फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे, काइनेटिक एनर्जी को आपको सबको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और टोटल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी इक्वल टू जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर ये दोनों का अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। तो आप यहीं से निकाल लीजिए। हमको अगर पूछेगा काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटा दीजिए। क्या कुछ है जी? आप बस फॉर्मूला क्या रखिए, एनर्जी कॉन्सेप्ट इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी यानी कि दोनों का सम कर दीजिएगा तो हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा। और शॉर्ट नोट्स कीजिए, आगे हम करते हैं। अगर हमको पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी घटा दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, ये पूछेगा ना हाफ के स्क्वायर में से हाफ के एक्स स्क्वायर को घटा दीजिए, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की कांस्टेंट हो जाएगा। बता ही देते आपको, समझ में नहीं आया। देखो देखो
अगर हमको पूछ दिया पोटेंशियल, क्या पूछ दिया, काइनेटिक एनर्जी मान लो, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया तो टोटल एनर्जी में से हमको पोटेंशियल एनर्जी को घटा लेना है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगा जी, देखिए तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं, जब अगर होगा तो 1/2 और के क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसे क्या कुछ समझ में कुछ भारी लगा ना, कुछ भारी नहीं, हम बताएं बस उसी का यूज है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे हम पढ़ेंगे 1 साइकिल के लिए एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 साइकिल के लिए, इसी में है सी के अंतर्गत फॉर 1 साइकिल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए अगर हमको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के ए स्क्वायर बटा 4। फास्ट नोट कीजिए आप इसे। टाइम कितना होगा, 35। जस्ट इसे नोट कीजिए। हेलो भाई, वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था भाई, जिसके कारण वीडियो रुक गया था। तो हम पढ़ लेते ना कि 1 साइकिल एवरेज पोटेंशियल क्या है 1/4 के स्क्वायर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2। आगे हम पढ़ेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट लिख कर दीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट के इसी को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो भाई के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, याद है आपको, याद है? तो बस यहाँ तो टाइम पीरियड हम बताए नहीं है, फिर से हम बता रहे हैं टाइम पीरियड ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बटा एम तो 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बटा के। क्या हो जाएगा ना जी? तो बस आपको हम फिर से ये बता दिए। आगे हम पढ़ते समझ में आया। आगे हम पढ़ते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल। तो आप लोग सीरीज लिख जाते हैं, इसी में हम सीरीज सीरीज में क्या होता है भाई, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस ऑफ 1/k। अब k1 k2 कैसे निकलेगा पता ही नहीं आपको, सीरीज में समझ में आएगा किस तरह से निकालेंगे। ठीक, यहां से और दूध एक पहला है और दूसरा पैरेलल है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट दोनों का सम, 3 गो रहेगा 3 गो कर लेंगे, 2 गो रहेगा 2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से के इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। क्या हुआ समझ में आया, सीरीज और पैरेलल ऐसे क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे हम बढ़ते हैं। और एक आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एक्सटेंशन x नॉट इज इक्वल टू mg बटा एक्सटेंशन की बात मतलब कोई स्प्रिंग अगर टूट रहा है तो कितना एक्सटेंड होगा तो mg बटा के।
ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बस आप याद रखिएगा सीरीज पैरेलल्स में 1/k इक्वल 1/k1 प्लस 1/k2 और पैरेलल में k इक्वल टू k1 प्लस k2। आगे हम बढ़ते हैं, जल्द से नोट कीजिए इसे। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं एंगुलर एसएचएम या पेंडुलम। चलो आगे बढ़ते हैं हम एंगुलर एसएचएम। आगे क्या है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम को ही हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एंगुलर एसएचएम को हम सिंपल पेंडुलम करते हैं और कुछ हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्वेश्चन जी मैंने कभी करा देंगे, लास्ट में 10 मिनट बचेगा और स्पेशल क्वेश्चन में क्लास लेंगे हम लोग, टाइम बचेगा तो हम क्लास करेंगे। तो एंगुलर एसएचएम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। भाई इसमें क्या होता है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू इसका टाइम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट है। इसमें क्या होता है एंगुलर एसएचएम और सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा 2.2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बजेगा ए डॉट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक ना भाई। तो टाइम पीरियड इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, याद रखना एंगुलर एसएचएम या सिंपल पेंडुलम की बात हो तो एंगुलर एसएचएम यानी कि टाइम पीरियड इसमें क्या हो जाएगा 2.2 स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। तो अब ये तो हम लिखवा दिए 2.2 स्क्वायर रूट ऑफ एल जी एल बाई जी, हर जगह यूज कीजिए। सिंपल पेंडुलम में आप इसे हर जगह यूज कीजिए, ठीक है। सिंपल पेंडुलम आप इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। तो भाई इसका एग्जांपल अगर हम बताएंगे बहुत सारा है, मान लो कि इस तरह से है मास, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2.2 स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर ये क्या है और यही अगर लिक्विड में हो जाएगा, बायंसी ऊपर लगेगा, बायंसी फोर्स पानी के कारण, ठीक। सिंपल कार्ड कोई गाड़ी को इस तरह से गिराया गया है तो इसका एक कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट निकाल के जो बीच वाला आएगा वो जी का वैल्यू हो जाएगा और जी का वैल्यू आप यहाँ पर आप जरा से नोट कीजिए। देखो आपको हम बता ही देते हैं, हो गया। इससे बड़ा है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखो जिस तरह से इसे है, ठीक, पानी है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है पानी है। एक बात बताओ, mg नीचे लगेगा, फोर्स भी ऊपर लगेगा और बायंसी फोर्स भी ऊपर लगेगा, क्या हो जाएगा देखिए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg नीचे है, mg माइनस ऑफ बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स इक्वल टू होता है v रो जी, mg माइनस ऑफ v रो जी, ठीक। और इसको लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन, इसको लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस ऑफ v रो जी बटा m। ये एक्सेलरेशन को हम g लिख सकते हैं, g डैश, क्या आप g डैश। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2.2 स्क्वायर रूट ऑफ एल बटा जी डैश। इस जी डैश का वैल्यू आप ए वाला इतना रख दीजिएगा, दिख रहा है भाई। टाइम 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 क्या आपको समझ में है, ए जो ए है, ए जो ए निकला आपको नहीं समझ में आ रहा। देखो हम फिर से एक बार ऐसा करते हैं, तो 3 एग्जाम्पल बताएंगे समझ में। देखो ये सब क्या है, ये क्या है, पानी में है। कोई बॉल को अगर फेंकते नीचे तो क्या फटक के ऊपर एक जगह आ जाएगा।
तो बायएंसी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, फोर्स भी लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है, ये तो पता है आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाला माइनस ऑफ ऊपर वाला, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस ऑफ fv। अब बायएंसी फोर्स को लिख सकते हैं v rho g, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ऑफ v rho g बटा e चल जाएगा तो m, इसी को हम बोलते हैं g डैश। ठीक है, तो आगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ l बटा g डैश। समझ में आया भाई? तो जी डैश का वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लाइन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया थी ना, जी डैश का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो आपको इतना बात आई होप समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल हम और सिखाते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 था, एग्जांपल नंबर 3 हम बताते हैं। क्या आपको समझ में आया? देखो कुछ भारी नहीं है, बस समझिए, अभी तो जितना बताया समझ में आया होगा, ये भी समझो। आगे हम पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल बताते हैं, लिफ्ट वाला क्वेश्चन का एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, और एक काट वाला एग्जांपल दिखाएंगे। बस धीरे धीरे आप समझिए। एग्जांपल नंबर 3, ये क्या है, लिफ्ट है मेरा, ठीक, ये क्या है, लिफ्ट है मेरा, ये जो जी डैश है इज इक्वल टू जी प्लस ऑफ, तो बस टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ l बटा जी डैश। ये जी डैश के वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये एग्जांपल नंबर 3 था। मतलब कोई लिफ्ट है, क्या लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई वस्तु को लटाया गया, ठीक है, नीचे जाएगा तो जी डैश प्लस ऑफ है। क्या आपको इतना बस समझ में आया? ये एग्जांपल नंबर ऑफ 3 था। क्या आपको समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं और एक और समझा देते हैं, काट वाला। ठीक है, इससे नोट की टाइम कितना होगा, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर ऑफ, यहाँ पर कोई वस्तु है थीटा, आगे की ओर ए साइन थीटा, पीछे भी लगेगा, तो जो यूनिट होगा जी डैश क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए और ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश निकलेगा, जो जी डैश निकलेगा यहाँ पर से हम टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ l बटा जी डैश, आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। क्या बात समझ में आया? कुछ नहीं, इंक्लाइन प्लेन पर कोई वस्तु रखा गया तो आई क्या जाएगा, ए साइन थीटा जी साइन थीटा, ए साइन थीटा को हम जी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ए साइन थीटा या जी साइन थीटा लिखो चलेगा, ठीक है, जी कॉस थीटा। ठीक है, तो मेन नेट क्या हो जाएगा जी डैश, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ जी स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। क्या आपको बात इतना बात समझ में आ गया होगा भाई? आपको हम 4 एग्जांपल समझाए तो आपको समझ में आ गया होगा एंगुलर पेंडुलम के बारे में, एंगुलर ऐसे सिंपल पेंडुलम के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, एक थीटा, देखो थोड़ा सा एक और आइडिया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, और टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बटा टी। देखिए होगा, तो क्या आप ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई बटा टी क्रॉस ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। याद रखिएगा, इंक हम तो भर लेते हैं, आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बटा टी,
समझ में आया? देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी क्रॉस ऑफ टी, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। समझ में आया? इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, डैम्पिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम लोग डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग ऑसिलेशन कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, डैम्पिंग फोर्स। और अगले दिन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा। लास्ट पोजीशन पे हम लोग हैं, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग ऑसिलेशन क्या है? डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, दैट मीन्स डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, अगर दो वेलोसिटी दिया गया है तो आप इससे कर सकते हैं F1 बटा F2 इक्वल टू प्रोपोर्शनल, तो इक्वल टू V1 बटा F2। तो मैं इसी को हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग फोर्स, या आप यही तो वैल्यू दिया गया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हैं। क्या हुआ समझ में? यही है डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग ऑसिलेशन। तो भाई कुछ नहीं है, आप लोग सब सही से पढ़ें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आंसर करें। और हमें कहीं भी देख रहे हो आप नवीन कुमार सर्च कीजिएगा, जो फोटो यहाँ लगा है वहाँ भी लगा हुआ है, और नवीन फिजिक्स सेंटर आप हर जगह सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। प्लीज फॉलो कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई हम आप ही के एक तरह एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, आप लोगों को मिले, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। भाई आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, जो भी देख रहे हैं प्लीज सपोर्ट दिस। तो समझ में आया भाई? समझ में आया? हाँ या ना बोलो। चलो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हम बताते हैं, जो लास्ट कंसेप्ट है, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद स्पेशल क्लास लेंगे हम क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। तो एक हम स्पेशल कंसेप्ट आपको हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा उस कंसेप्ट को और उसे नोट कीजिएगा, जेईई मेन जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो क्या हम बता रहे थे नोट पॉइंट में इम्पोर्टेंट आईआईटी के, ठीक है, क्या हम बता रहे हैं आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। देखो मान लो कि कोई पानी गिर रहा है नल से, क्या है नल, मान लो कि यहाँ से ऐसे करके पानी गिर रहा है, क्या है नल, ठीक है, मालूम नहीं है, ऐसे करके लगा हुआ है नल, एक क्या है नल, नल से पानी गिर रहा है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जिधर की ओर जाता है, जिधर की ओर गिरता है, जिधर की ओर जाता है, जिधर की ओर, समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास उधर ही ज्यादा होगा। जिधर जाएगा उधर सेंटर ऑफ मास भी जाएगा, तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास के अपोजिट में होगा एल और टाइम पीरियड टी। मान लो कि कोई नल से पानी को हम गिरा रहे हैं, तो जिधर जाएगा उधर सेंटर ऑफ मास जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जिधर जाएगा उधर सेंटर ऑफ मास होगा। पानी नीचे की ओर गिर रहा है तो सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, तो याद रखना इसका लेंथ और टी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है?
अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जाम्पल और, कोई बच्चा बैठा है और वह बच्चा खड़ा होता है। अगर खड़ा होता है बच्चा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, तो लेंथ घटेगा, टी भी घटेगा। समझ में आया? आपको हम समझाते हैं, ठीक, लिखवाएंगे नहीं आपको, सिर्फ ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक। पहले आप समझिएगा। देखो, कोई नल से हम पानी को गिरा रहे हैं, तो याद रखना जिधर जाएगा उधर सेंटर ऑफ मास जाएगा, और उसके अपोजिट लेंथ और टी होगी। तो भाई अगर पानी को अगर हम गिरा रहे हैं तो पानी नीचे की ओर जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। नल को खोले भाई तो नल में से पानी नीचे ही जाएगा जी, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहली बात, पानी नीचे गिरेगा, तो जिधर पानी जाएगा उधर अब सेंटर ऑफ मास होगा, और उसके अपोजिट में लेंथ और टी हो जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है तो लेंथ बढ़ेगा और टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। सेकंड एग्जांपल, कोई बच्चा खड़ा होता है, कोई बच्चा बैठा है और वह खड़ा होता है, तो भाई खड़ा होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, तो उसका लेंथ और टाइम पीरियड क्या करेगा, घटेगा। क्या आपको कुछ समझ में आया? देखो, कुछ समझ में आया? कोई बच्चा बैठा है और वह खड़ा होता है, खड़ा होता है तो भाई मान लो कैसे हम बैठे हैं और हम खड़े हुए, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है ऊपर की ओर गया, गया। तो टाइम पीरियड और लेंथ क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। अभी तक हम जितना पढ़े हैं आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप इसे नोट कीजिएगा, रोक कर वीडियो को, जितना हम बोले उसको आप नोट कीजिए तब, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो अभी कंसेप्ट होता है लिख ही देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का और एग्जाम्पल नंबर, कोई बच्चा बैठा है, कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक ठीक। सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा तो लेंथ, टाइम पीरियड नीचे, ठीक है। जैसा आप इसे नोट कीजिए। टाइम कितना हुआ? ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगले हम क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास लेंगे, ठीक है ना भाई। तो आप लोग एसएसएम को सही से पढ़ लीजिए, जो बच्चा ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ लेगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं। कौन क्वेश्चन करवाना? अच्छा सा एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, खोज रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देखो आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन, जेईई मेन में, जेईई मेन में क्वेश्चन है। स्पेशल क्लास लेंगे हम क्वेश्चन बैंक का, थोड़ा सा टाइम बचा है इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन करवा। क्वेश्चन है जेईई में पूछा गया है, कराया है। इफ स्प्रिंग, क्वेश्चन भाई जेईई मेन में पूछा गया है हाल ही में, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा, इफ स्प्रिंग हैज टाइम पीरियड टी एंड, इसको कोई स्प्रिंग है, इसका टाइम पीरियड टी है और उसको काटा गया है n इक्वल पार्ट्स में, एंड इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। क्या किया गया है? n इक्वल पार्ट्स में इसको काटा गया है,
then the time period then the time period of each part will be। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का आप टाइम पीरियड, आप बताइए टाइम पीरियड इक्वल फॉर्मूला 2π/ω। कोई बनाएगा तो बना, कितना इजी क्वेश्चन है ना जी। देखो क्वेश्चन कितना आसान है आप समझिए। सबसे पहले पढ़िए, इफ अ स्क्रीन है टाइम पीरियड टी, कोई स्क्रीन का टाइम पीरियड टी दिया गया और उसको n इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2π/ω। ओमेगा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ k/a, तो 2π * स्क्वायर रूट ऑफ m/k होगा ना जी। ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m, स्क्वायर रूट ऑफ k/m, तो ऊपर ले जाएगा, ठीक है। n इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, तो 2π * स्क्वायर रूट ऑफ m/n के क्या हो जाएगा। अब n इक्वल पार्ट्स में काटा गया है तो क्या हो जाएगा, 2π * स्क्वायर रूट ऑफ m/n। देखो कितना इजी है, यही होगा आंसर। देखो और इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इस तरह से आप बना लेते हैं आपको समझ। देखो क्वेश्चन में इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं। सबसे पहले एक जगह काटा नहीं गया है उसके पहले का इक्वेशन अब हम काट देते हैं, ठीक। 2π कितना हो जाएगा, 2π * स्क्वायर रूट ऑफ m/n। इक्वेशन सेकंड क्या किया, हम उसको काट दिए, तो क्या भाई हम लिख सकते हैं जो नया जो टाइम पीरियड बनेगा क्या बनेगा, 2π क्या बनेगा, 2π नहीं, 2π बटा स्क्वायर रूट ऑफ m/k को हम लिख सकते हैं t, इतना को हम लिख सकते हैं ना जी, t बटा स्क्वायर रूट ऑफ, यह हो जाएगा इस तरह से दिया गया। देखो आंसर है ना t बटा स्क्वायर। क्या आपको समझ में है, कुछ नहीं है। If a string had time period t and it's cut into n equal parts, then the time period of each part will be time period। तो टाइम पीरियड निकालना है, सबसे पहले जो तक काटे नहीं उसके ऊपर टाइम पीरियड 2π होगा। अब उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, उसको हम काटते हैं n इक्वल पार्ट में, तो n कर देंगे और इतना को हम 2π * स्क्वायर रूट ऑफ m/k को हम लिख सकते हैं t बटा स्क्वायर रूट ऑफ m। तो क्या आपको समझ में, देखो कितना आसान से जेईई का क्वेश्चन बना। टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो जेईई का क्वेश्चन देखा कितना आसान से बना। तो ऐसे ही बनेगा, टेंशन लेने की बात नहीं। प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप मस्ती से रहिए, प्लीज शेयर कीजिए अपने भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।